हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि इज इट पॉसिबल टू स्कोर 650 प्लस इन नीट 2022 इफ वी स्टार्ट नाउ। तो ट्रस्ट मी, यू गाइस कैन। बिकॉज अभी प्रैक्टिकली इतना टाइम बचा है कि आप स्कोर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। लेकिन आपको अपने गोल्स पर फोकस करना होगा, आपको कंसिस्टेंट होना होगा एंड आपको अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि जब आपको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता चल रहा है ना, तो आपके लिए कोई भी कंपटीशन निकालना बहुत इजी हो जाता है। और आपको जो है ना टाइम की वैल्यू समझनी होगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार आओ यहाँ चल चलते हैं, यहाँ चल चलते हैं। आपको सब भूलना होगा, शादी, किसी रिलेटिव से मिलना, फ्रेंड्स के पास जाना, सब भूलना होगा इन 5 मंथ के लिए। क्योंकि आप अगर इन आपके ये 5 मंथ ही डिसाइड करने वाले हैं कि आप आगे क्या करोगे। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करनी है। आपको अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या स्माइल होगी उनके फेस पर। तो आपको काफ़ी डेडिकेटेड रहना है, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है कि अगर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो पेरेंट्स को कितनी खुशी मिलने वाली है। क्योंकि जब आपका सिलेक्शन नहीं होता ना, तो ताने आपके पेरेंट्स को भी सुनने पड़ते हैं और लोग सवाल उनसे भी करते हैं। इसलिए अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए आप। और आपको जो है ना अपने आपको किसी से कंपेयर नहीं करना। कुछ लोग होते हैं कि कंपेयर करते हैं, यार वो इतना पढ़ रहा मैं नहीं पढ़ रहा। किसी से कंपेयर मत करिए, आप अपने आप को ही अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर करिए कि यार पहले मेरी ऐसी तैयारी थी, अब मेरी ऐसी है और मैं आगे जाकर नीट 2022 बूस्ट कर सकता हूं। तो इस वजह से आपको अपनी प्रिपरेशन पे काफी ध्यान देना है और आपको स्मार्ट वर्क करना है। मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा पढ़ते बहुत ज्यादा थे लेकिन एक राइट डायरेक्शन में नहीं पढ़ते थे। तो यह है कि वो गाइडेंस की वजह से भी होता है। तो आपको अच्छे से गाइडेंस के थ्रू मतलब अच्छे से पढ़ाई करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है, तो आपका सिलेक्शन बहुत ईजी हो जाएगा। और एक है कि आपको जो है ना एक बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। तो ये है कि आपको जो है ना अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है। और उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है ना एक लिस्ट बनाइए अपनी डिस्ट्रैक्शंस की। तो उससे क्या होगा, फिर आप उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने की, अवॉइड करने की सारे मेथड देखिए। तो आप जो है ना अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर दीजिए, तो आपका जो है ना सिलेक्शन बहुत इजी हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं कि मतलब कैसे हम अच्छा शेड्यूल, कैसे मतलब अपने लिए टाइम टेबल बनाएं ताकि हम इन 5 मंथ में अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा रुख दे सकें। तो अब देखिए हमारे पास 5 मंथ है अच्छी प्रिपरेशन के लिए, तो हम उसके लिए हिसाब से अपना शेड्यूल बनाते हैं। तो अब हम इसे क्या करते हैं, हम इसे 2 to 1 मंथ में डिवाइड कर देते हैं। अब हम पहले स्टार्टिंग के 2 मंथ की बात करते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए जैसे स्टार्टिंग के 2 मंथ है ना, तो उसमें हमें अपने मतलब पूरे एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है 11th 12th का। इतना आप तभी कर पाएंगे जब आप डेडिकेटेड हो। ऐसे नहीं है कि ये आपके पेरेंट्स का दबाव हो इस वजह से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको तो होना चाहिए। तो देखिए आपको स्टार्टिंग के 2 मंथ में क्या करना है, आपको लेक्चर्स देखने हैं और आपको उसके बाद उसके नोट्स बनाने हैं और फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और आपको इन 2 मंथ में अपना पूरा 11th 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। तो इससे क्या होगा ना, आपको देखिए आपका बैकलॉग भी नहीं रहने का है, क्योंकि आप कंटिन्यू चलते रहिएगा कि मतलब 2 मंथ में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। और आप अपने टाइम टेबल बना लीजिएगा कि मतलब इतने आवर्स आपको लेक्चर देखने हैं रोज, इतने आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करनी है। वो आपको अपने हिसाब से जो सही लगे आप वो कर लीजिएगा। एंड देन आफ्टर मतलब दिस आपको जो है ना एक वीक में आपने जो भी पढ़ा उसका वीकली टेस्ट देना है। तो इससे क्या होगा, देखिए आप जो पढ़ेंगे, आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो वो 3 आवर्स में मतलब आपको अप्लाई करने आ जाएंगे। और देखिए एक सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको रोज तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जैसे मतलब मैं अपना क्या करता था, मैं जो है ना सुबह को बायोलॉजी पढ़ता था उठने के बाद, फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ता था और फिर मैं रात में फिजिक्स पढ़ता था। तो उससे क्या था कि जैसे एग्जाम में 3 आवर्स में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड सही रहता था, क्योंकि भाई एग्जाम में भी मैं ऐसे ही करता था, पहले बायोलॉजी फिर केमिस्ट्री फिर फिजिक्स। तो इससे मुझे फायदा हुआ जो बात है। और आपको क्या है, जैसे कुछ होती हैं जैसे कि एग्जाम्पल्स होते हैं या फिर कुछ ट्रिक्स टाइप के होते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता था, फ्लो चार्ट बना लेता था। और मैं डाटाबेस क्वेश्चन के लिए भी तो फ्लो चार्ट बना लेता था, फिर मैं उस फ्लो चार्ट को पेस्ट कर देता था जहाँ पे मेरा कंटिन्यूअसली आना जाना रहता था। तो उससे क्या है, वो मुझे मेमोराइज होने में आसानी हो जाती थी। अब ये तो 2 मंथ का, और 2 मंथ में जो आपको टेस्ट देने हैं ना, कहीं अच्छे से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है टेस्ट देने के बाद उनका एनालिसिस करना। आप जो है ना उन टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से करिएगा, तो उसका आपको फायदा होगा कि आपसे जो भी मिस्टेक्स हो रही होंगी तो आपको इंप्रूव करने में मदद होगी। अब देखिए वी आर ह्यूमन बींग्स, तो गलतियां तो देखिए होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उन गलतियों से क्या लर्न करते हैं। तो आपको जो है ना अपनी मिस्टेक्स को
इम्प्रूव करना चाहिए ताकि वो आप आगे मिस्टेक्स ना कर पाएँ। तो सबसे ज़्यादा मेन यही है कि आपको टेस्ट देने का मेन पर्पस यही होता है कि टेस्ट देने के बाद उनका एनालिसिस करना। और बायोलॉजी के लिए ये है कि देखिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो क्या करते थे, बायोलॉजी को कहते थे भाई हमने 10 बार बायोलॉजी की रीडिंग कर ली तब भी हमारे 300 प्लस मार्क्स नहीं आते। तो बायोलॉजी की रीड करना एनसीईआरटी को इम्पोर्टेंट नहीं है, उस एनसीईआरटी को रीड करना और फिर खुद समझना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो क्या करता था, पहले बायोलॉजी की एनसीईआरटी को रीड करता था, उसके बाद समझता था, फिर खुद को समझाता था कि ऐसे होता है, अच्छे ऐसे होता है, तो उससे क्या है फिर वो मुझे याद रहती थी चीज़ें। तो लोग कहते हैं भाई बायोलॉजी के लिए बस एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी भी पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनसीईआरटी को स्मार्ट वे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो ये तो देखिए आपके स्टार्टिंग के 2 मंथ में आपको ऐसा करना है। फिर जो है ना 2 मंथ के बाद आपको फिर नेक्स्ट 2 मंथ में अपना पूरा सिलेबस एक बार और रिवाइज करना है। तो उससे क्या होगा आपको कि देखिए अब पिछले 2 मंथ में आपने लेक्चर देख लिए थे, नोट्स बना लिए थे, अब उन्हीं नोट्स को आपको इस पूरे मंथ में 11-12 के पूरे सिलेबस को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। तो और आपको जो है ना जो क्वेश्चंस आपने स्टार्टिंग के 2 मंथ में लगाए थे वही क्वेश्चंस आपको अब लगाने हैं। और ये नहीं करना, कुछ लोग होते हैं कि यार अभी इस बुक से लगा लेता हूँ, अभी उस बुक से, आपको अपने बुक्स को फिक्स रखना है। और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी आप सिर्फ और सिर्फ 5 मंथ तो ज़्यादा नहीं होते, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाएं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, और बायोलॉजी के लिए जो आपको सही लगे वो लगा सकते हैं। तो आपको जो है ना सिर्फ और सिर्फ बहुत प्रिसाइज रखना है अपने जो भी पढ़ना है आप उसे। तो आपको देखिए नोट्स पढ़ने हैं इन 2 मंथ में, उसके बाद आपको वीकली ऐसे ही टेस्ट देने जैसे कि आप पिछले स्टार्टिंग के 2 मंथ में दे रहे थे। तो उससे क्या आपको अपनी गलतियों का पता चल जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूंगा इन 2 मंथ में आप अपनी जो आपने पहले पढ़ा था, पहले तो आप परफेक्शन की ज्यादा उम्मीद मत रखना, लेकिन अब ये जो 2 मंथ है बाद के, इसमें आप परफेक्शन के साथ पढ़ना कि आपसे कोई भी कहीं से भी पूछे तो आप एकदम बता दो। और आपको जैसे ये है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मैं तो आपको यही राय दूंगा कि आप इजी से स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप इजी से स्टार्ट करेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि यार मुझसे आ रहा है, तो आपका और दिल करेगा पढ़ने का। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप स्टार्ट करें तो इजी से स्टार्ट करें जिससे कि आपको हेल्प भी मिले। और बाकी आपको यह है कि आपको अपने आप को बिल्कुल मोटिवेटेड रखना है और अच्छे से कि आप ही कर सकते हैं। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि मैं ही नीट में अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। और यही है कि फिर आपको लास्ट के 1 मंथ में क्या करना है, आपको 1 मंथ में तो बिल्कुल आपको रिवीजन का ज्यादा वो रखना है, मतलब आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है पूरे 11-12 के सिलेबस से, और उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि एक वीक में आप 3 टेस्ट दो, क्योंकि यह है देखिए लास्ट टाइम में आपको सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आपने क्या पढ़ा लास्ट टाइम, लास्ट मंथ का बहुत डिपेंड करता है। तो देखिए लास्ट मंथ में मैं बता देता हूँ सब, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आप फिजिकल केमिस्ट्री को करिएगा, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, और लास्ट के 7 डेज के लिए तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने का काफी होता है, तो आपको वो लास्ट के टाइम के लिए ही सही है। बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में ये है कि आपको ये जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये वाले जो चैप्टर्स हैं ना, ये आपको पहले ही पढ़ लेने हैं, और लास्ट के लिए आपको रखने हैं ये चैप्टर जैसे कि एनिमल किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, कॉकरोच वगैरह। तो ये जो है ना आपको बिल्कुल लास्ट के डेज में पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें रटने का काफी तो आप भूल जाते हैं। और फिजिक्स के लिए तो आप सीक्वेंस वाइज चल सकते हैं, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स तक आप कंप्लीट कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और फिर मतलब ऐसे सीक्वेंस वाइज चल सकते हैं। फिजिक्स में इतना वो नहीं है, लेकिन फिजिक्स में आपको लास्ट टाइम पे फॉर्मूलों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। लास्ट टाइम पे तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा, मतलब अपनी, आप देखिए इन 5 मंथ में सबसे ज्यादा आप देखिएगा कि आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, कहाँ आपने पहले गलतियां करी हैं और किन चीजों को आप इंप्रूव कर सकते हैं। और ये है कि आपको जो है ना टाइम वेस्ट नहीं करना। आप देखिए मेरा क्या था, जब मैं अपनी मम्मी से बात करता था, तो मेरी मम्मी तो आर्ट साइड से है, तो ये था मैं हर चीज में अपनी नॉलेज ढूंढता था। तो मैं मम्मी से जो भी मुझे चीज समझ में, मतलब रटने वाली चीजें याद नहीं होती थी, तो मैं उनकी ट्रिक्स बनाकर जो है ना मम्मी के साथ डिस्कस कर लेता था और मुझे याद हो जाती थी। तो ये है आपको ये करना है कि आप जिसके भी साथ रह रहे हैं, जिससे भी आप सबसे ज्यादा फ्रैंक है, तो आप उसके साथ मतलब शेयर कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जब मैंने कोई सी भी ट्रिक बनाई किसी भी चीज की, जैसे कि मिनरल न्यूट्रिशन में कहीं पे भी, तो मैं अपनी मम्मी से कहता मम्मी, ये मम्मी कहती थी ये क्या है, उन्हें तो समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर भी वो मुझे सपोर्ट करने के लिए फिर मुझसे अगले दिन पूछती थी देखो ये वाली ट्रिक थी, अब बताओ तुम्हें इसका। तो वो इससे मेरी मम्मी ने भी काफी हेल्प करी। और ये है कि जैसे मैं जिस रूममेट के साथ रहता था, आप भी जैसे जिसके भी साथ रहते हैं तो उसके साथ डिस्कस किया करें, मतलब कि बायोलॉजी के मतलब
टॉपिक्स डिस्कस किया करें, जो भी मतलब चीज़ें आप डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं भी अपने रूममेट के साथ बहुत ही डिस्कस करते थे हम दोनों, तो ये मेरा भी फ़ायदा हो जाता था, उसका भी हो जाता था। तो आपको जो है ना हर चीज़ के लिए मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहना है। आपको जो है ना देखिए, आप रफ टाइम टेबल बना सकते हैं, जैसे कि आप 6 घंटे, जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने 2 मंथ बताया ना, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 6 घंटे लेक्चर देख सकते हैं और 6 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो उससे क्या है, आपको फायदा तो देखिए स्टडी करने का आपको दिखेगा ही। और आप जो है ना जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ना, किसी कोई अच्छी ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिएगा जो कि एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट देती हो। कुछ टेस्ट सीरीज मैंने सुना बहुत नाम है, लेकिन वो एनसीईआरटी से बिल्कुल ही हट कर है। तो ये उन ऐसी टेस्ट सीरीज का भी देकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नीट में आने वाला तो एनसीईआरटी से ही है। और आप जब सोने जाया करें ना, तो आपने आज जो भी पढ़ा उसे सब कुछ मेमोराइज किया करो। अच्छा मैंने ये पढ़ा ये पढ़ा, तो उससे क्या है, आपको फायदा दिखेगा। आपको जो है ना अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। क्योंकि ये है ना, ये चीज़ें भी बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है ज़्यादा पढ़कर। तो आपको ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आर्ट्स डिपेंड नहीं करते। बहुत से लोग जो है ना ज़्यादा पढ़कर भी अच्छा नहीं कर पाते, और बहुत से लोग कम पढ़कर भी कर जाते हैं। तो तभी तो कहते हैं क्वालिटी डिपेंड करती है, ना कि क्वांटिटी। क्योंकि आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि कोई भी आपसे कोई चीज़ पूछे तो आप उसका जवाब एकदम दे दें। और ये है कि मेरा तो एक वो है कि स्टडी हार्ड पार्टी हार्ड। जब आप पढ़ाई करो तो इतनी पढ़ाई करो कि आपका सिलेक्शन ही हो जाए, और जब पार्टी करो तो ऐसी पार्टी करो कि पार्टी कर कर भी थक जाओ। और ये है कि देखिए, बहुत से लोग मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन उसमें से कुछ ही लोग होंगे जिनके दिल पर ये बात लग जाएगी और वो सिलेक्शन लेकर निकल जाएंगे। अब ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप उन लोगों में हो या फिर नहीं। आपको जो है ना बहुत कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना है। और यकीन मानिए, अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करेंगे ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है अपनी प्रिपरेशन के लिए, और तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। यार जो लोग सेलेक्ट होते हैं वो भी तो हम में से ही होते हैं, तो हम क्यों नहीं हो सकते। लेकिन आपको सारी डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना है, आपको मोटिवेटेड रहना है। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। थैंक्स अ लॉट, डू सब्सक्राइब माय चैनल।